तो आज हम सार्थ सीरीज का दूसरा क्लास का बात कर रहे हैं, जिसमें कि हम 9th क्लास का दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास के सभी पदार्थ शुद्ध हैं, इस चीज़ पे चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले शुद्ध पदार्थ का मतलब समझते हैं। एक बार शुद्ध पदार्थ किसको बोलते हैं, जैसे यहाँ शुद्ध पदार्थ बोलते हैं तो हमें सोच के लगता है शुद्ध पदार्थ का मतलब बहुत सारी चीज़ मन में चलता होगा। तो आप शुद्ध पदार्थ एक बार सोच के देखिए और अपने मन में देखिए कि क्या सब आता है। ठीक, बाकी हम अभी देखते हैं। जैसे दूध का बात करते हैं, दूध क्या होता है? दूध होता है जल, वसा और प्रोटीन से मिलके बना होता है। तो इसमें देखिए जल, अब दूध को क्या बोलेंगे, शुद्ध बोलेंगे क्या अशुद्ध बोलेंगे? इसमें क्या सब है, जल भी है, वसा भी है, प्रोटीन भी है। तो ये सब सोचने वाली बात है कि इन सब चीज़ों से मिलके बना होता है, तो ये क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है। उसके बाद देखिए शुद्ध पदार्थ यानी प्योर मैटर का बात करते हैं। प्योर मैटर यह एक ही प्रकार के कणों से बना होता है, यानी हम प्योर मैटर किसको बोलेंगे, इस चीज़ का बात है। प्योर मैटर हम उसी को बोलेंगे जो कि एक ही प्रकार के कणों से मिलके बना होता है। ठीक, उसी को प्योर मैटर बोलते हैं। प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, यानी एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलके अगर बनेगा तो उसको हम प्योर मैटर बोलेंगे। ये मिक्सचर क्या होता है? एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बनता है, तो उसको मिक्सचर बोलते हैं। मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, यानी एक से अधिक मैटर मिलकर के क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। ठीक, अब जैसे देखते हैं डिजॉल्व NaCl इन H2O कैन बी सेपरेटेड बाय इवोपरेशन। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है कि जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, नमक को जब हम जल में घुलाते हैं तो उसको हम इवोपरेशन से फिर अलग कर सकते हैं, यानी सेपरेट किया जा सकता है। तो ये एक पॉइंट है। NaCl को पानी से अलग किया जा सकता है। ठीक है, कैसे? इवोपरेशन से, ये बता दिए। हाउएवर NaCl कांट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस इनटू इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बिकॉज ऑफ ए प्योर सब्सटेंस। इस चीज़ से ये समझाया जा रहा है कि प्योर सब्सटेंस जो होता है उसको अलग नहीं किया जा सकता है, यानी उसको आप तोड़ नहीं सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक, इस चीज़ से हमको यही पता चलता है कि जैसे NaCl नमक है, अब नमक अपने आप में शुद्ध है तो उसको आप कैसे अलग कर सकते हैं? गर्म करके, ठंडा करके, ऐसे कुछ नहीं। वो पिघल सकता है लेकिन वो अलग नहीं हो सकता। लेकिन जब पानी में आप नमक मिला दीजिएगा, उसके बाद उसको इवोपरेट कीजिएगा, यानी उसको जब आप वाष्पीकरण कीजिएगा तब क्या होता है, पानी उड़ जाता है और नमक बच जाता है। तो वो क्या अशुद्ध मिश्रण था, यानी वो अशुद्ध मिश्रण था पानी का और नमक का। तो इसीलिए उसको हम वेपोराइजेशन करके अलग कर सकते हैं। तो यही कहना चाह रहा है कि आप शुद्ध पदार्थ को अलग नहीं कर सकते हैं और जो अशुद्ध होता है उसको आप अलग कर सकते हैं। तो इसीलिए इससे यहाँ से क्या पता चला कि NaCl जो होता है उसको रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में शुद्ध पदार्थ है। तो समझ में आ गया? शुद्ध पदार्थ में एक ये भी होता है, जैसे इसमें अभी ये नहीं बोलना कि इसमें सोडियम है, क्लोरीन है, तो ये इसका एक फिक्स अनुपात मिलाया जाता है और वो फिक्स अनुपात भी हम आगे पढ़ेंगे। तो फिक्स अनुपात में मिला हुआ रहता है तो उसको हम शुद्ध ही बोलते हैं। वो हम आगे समझेंगे कि क्या होता है और कैसे होता है। अब देखते हैं शुद्ध पदार्थ के बारे में। ठीक है, ये शुद्ध पदार्थ क्या होता है? इसमें क्या होता है, तत्व या यौगिक के निश्चित अनुपात से मिलकर बना होता है। जैसा कि हम अभी यहाँ आपको बताएं कि शुद्ध अनुपात में मिला होता है, तो मेड फ्रॉम फिक्स्ड रेशियो ऑफ एलिमेंट या कंपाउंड। जैसे आप एक एग्जांपल यहाँ आप समझ सकते हैं कि जैसे H2O होता है, तो ये क्या है, जल है। तो इसमें जब कभी भी होगा ना तो 2 हाइड्रोजन होगा और एक ऑक्सीजन होगा, यानी 2 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे और ये इसका होता है मोलिकुलर मास, यानी 16 होता है, और 16 ग्राम ऑक्सीजन लेंगे, यानी दोनों मिला के तब जाके 18 ग्राम बनता है। तो ये फिक्स रेशियो की बात होती है, ये भी हम आगे बताएंगे अभी। तो बस ये आप इतना समझ लीजिए कि प्योर सब्सटेंस जो होता है वो एक फिक्स रेशियो में मिल के बना होता है। ठीक है, इसमें अगर 2 ग्राम की जगह 3 ग्राम कर देंगे, इसको 16 ग्राम की जगह अगर 17 ग्राम कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा इसी रेशियो में होगा। 2 है तो 16 है, 1 रहेगा तो 8 रहेगा, यहाँ 3 होगा तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। ठीक है, तो वो इसी सेम रेशियो में रहेगा। जैसे इसको काटेंगे, 2 और 16 है, 2 और 16 है ना, तो इसको हम काटेंगे तो ये ऐसे भी हो सकता है 1 और 8। तो यानी अगर 1 H का रहेगा तो 8 O का रहेगा, यानी ये हमेशा रहेगा। अब इसमें 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा H का, तो 3 में इससे भी गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि फिक्स रेशियो क्या होता है। ठीक, अब दूसरा चीज देखते हैं। तो अब हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, तो ये 2 तरह का होता है मिक्सचर, दो तरह का होता है। ठीक, एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर को समांगी मिश्रण कहते हैं और हेट्रोजेनस मिक्सचर को विषमांगी मिक्सचर कहते हैं। अब इसको थोड़ा समझते हैं। इसमें लिखा हुआ है होमोजेनियस मिक्सचर, जिसको हम समांगी मिश्रण कहते हैं, उसमें लिखा हुआ कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट का मतलब हुआ कि जैसे मान के चलिए एक गिलास लिया आप, ठीक है,
इसमें आप एक घोल बनाए, ठीक, जैसे चीनी पानी को घोला दिए और उसको अच्छे से घुला दिए। तो अच्छे से घुला है तो अब उसमें से 1 चम्मच हम निकालेंगे, तो कहीं से भी 1 चम्मच निकाले, इस कोना से या कहीं से भी निकालेंगे तो सेम टेस्ट आएगा, यानी और सेम छूने में भी, टच करने में भी सेम फील होगा, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, यानी पूरे में से कहीं से भी निकालेंगे तो एक ही जैसा लगेगा। और आल्सो नोन एज सोल्यूशन, तो इसी को सोल्यूशन बोलते हैं, है कि नहीं। इसको जैसे मिलाए थे सोल्यूशन हुआ था, जैसे सॉल्ट और पानी, जैसे नमक और पानी को मिलाते हैं तो ये भी एक सोल्यूशन बनता है। और पूरे इस मिक्सचर में से जैसे सॉल्ट और पानी को मिलाते हैं, नमक और पानी को मिलाते हैं, तो उसमें से कहीं से भी 1 चम्मच निकालेंगे तो पूरे में सेम जैसा स्वाद रहेगा और सेम जैसा थिकनेस भी रहेगा, छूने में भी हर एक जगह सेम रहेगा। तो इसी को बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर, क्योंकि उसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट रहता है, पूरे मिक्सचर का सेम कंपोजिशन रहता है, ठीक है, एक समान। तो उसी को और इसी को यानी होमोजेनियस मिक्सचर को ही किस नाम से जानते हैं, सॉल्यूशन से। अब बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में, बिस्मांगी मिश्रण के बारे में। इसमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जैसे कि आप एक चीज बताइए, मिट्टी को पानी में घोल दिए, ठीक, ऐसे मिला दिए, तो हो सकता है कहीं से निकालेंगे तो कहीं पे ज्यादा मिट्टी आ जाएगा, कहीं पे कम आ जाएगा पानी में, ठीक। तो उसी को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब समझ में आ गया होगा। तो हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है और होमोजेनियस मिक्सचर क्या हो जाता है। होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल क्या सब हो गया, जो घुल जाए यानी सॉल्यूशन, जैसे एयर में अब ढेर सारा एयर मिक्स है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ढेर सारा मिक्स है, तो वो भी होमोजीनियस होता है। कहीं से भी लेते हैं तो उतना ही ऑक्सीजन मिलता है, उतना ही नाइट्रोजन मिलता है, ठीक, क्लियर। अब बात करते हैं सॉल्यूशन का, ठीक। तो सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन हम पहले बता चुके हैं कि क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। सॉल्यूशन कैसा होता है, होमोजेनियस मिक्सचर, मतलब क्या कि कहीं से भी निकालेंगे, अगर उसका कुछ भी थोड़ा सा भी मात्रा निकालेंगे तो उसमें हमेशा समान कंपोजिशन होगा, जो यहाँ समझाए हैं, ठीक। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर, यानी 2 से अधिक सब्सटेंस, है ना, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को मिला के सोल्यूशन बनता है, ये समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण यहाँ समझा चुके हैं, ये 2 या 2 से अधिक पदार्थ का मिलकर होता है, ठीक। यूजुअली वी थिंक लिक्विड, हमेशा हम क्या सोचते हैं कि सॉल्यूशन का नाम जैसे आता है तो हम क्या सोचते हैं कि लिक्विड होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और गैसियस भी होता है। जैसे समझते हैं कि सॉलिड सॉल्यूशन में किसको बोलते हैं, जैसे एलॉय यानी मिश्र धातु। तो मिश्र धातु एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ब्रास, पीतल। तो पीतल में क्या सब मिला रहता है, 30% जिंक मिला रहता है, 30%, और कॉपर 70% मिला रहता है। तो ब्रास यानी पीतल में 30% जिंक और कॉपर 70% मिलके ये एक मिश्र धातु बना देता है, जो है पीतल। पीतल क्या है, एक मिश्र धातु है जो जिंक के 30% और कॉपर के 70% से मिलने से बनता है। तो ये देखिए, ये भी कहीं न कहीं 2 तत्वों से मिलके बना है, 2 एलिमेंट से मिलके बना है, तो ये भी क्या होगा, सॉल्यूशन होगा कि नहीं। तो ये है ठोस। तो इसीलिए बोलते हैं कि जरूरी नहीं है कि जो सॉल्यूशन होगा वो लिक्विड में ही होगा, वो ठोस भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। गैस में क्या, जैसे कि एयर में ढेर सारा चीज मिक्स है, तो ये भी एक सॉल्यूशन है, लेकिन ये गैसियस है। तो इससे हमको ये पता चल जाता है कि सॉल्यूशन ठोस में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है, कि कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक। और दूसरे परिभाषा समझते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के सॉल्यूशन बनता है। सोल्यूट में क्या, जो कि घुलने लायक है, जैसे कि चीनी हो गया घुलने वाला, यहाँ सोल्यूट क्या होगा, घुलने वाला, जैसे चीनी हो गया, नमक हो गया, ये सब चीज सॉल्वेंट में घुल जाता है। सॉल्वेंट मतलब क्या, जो घुलाने वाला हो, जो घुलाने वाला हो, मतलब क्या, जैसे कि पानी हो गया, दूध हो गया, ये सब क्या करता है, सोल्यूट को अपने में घुलाता है, ठीक। तो विलायक, सोल्यूट को हिंदी में विलय बोलते हैं और सॉल्वेंट को विलायक बोलते हैं। विलय मतलब क्या, जो घुल जाए, और विलायक मतलब क्या, जो घुला दे, और ये दोनों मिला के क्या होते हैं, सॉल्यूशन। जैसे कि यहाँ देखिए एग्जांपल में लेते हैं हम चीनी, तो चीनी हो गया, तो यहाँ जैसे एग्जांपल में हम लेते हैं चीनी, ठीक है, और यहाँ पानी। तो देखिए चीनी घुलने वाला है और पानी क्या है, घुलाने वाला है, ये दोनों मिलके क्या बनाता है, शरबत। तो शरबत क्या है, विलियन। तो समझ में आ गया आपकी सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक। अब बात करते हैं प्रोपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज क्या होता है, यानी विलियन के गुण क्या सब होता है, ठीक। इस चीज पे बात करते हैं। तो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ये तो हम जान चुके हैं कि विलियन कैसा होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, समांगी मिश्रण होता है, ठीक। और ये होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, ये भी समझ चुके हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर उसको बोलते हैं, जैसे एक बाल्टी है, उसमें पूरे में जो भी सॉल्यूशन मिला हो, उसमें से कहीं से भी 1 चम्मच निकालेंगे तो उसका, और बाकी कहीं से भी निकालेंगे तो हमेशा एक ही समान होगा, तो उसको होमोजेनियस मिक्सचर बताते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि पार्टिकल ऑफ जो सॉल्यूशन, यानी ये जो विलियन होता है उसका जो पार्टिकल होता है, जैसे कि चीनी पानी में घोले, तो उसका जो साइज होगा वो हमेशा 1 नैनोमीटर से छोटा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि आप पानी में
चीनी को मिलाए हैं तो घुल गए, तो वो इतना छोटा हो जाता है कि वो नग्न आंखों से नहीं देखा जाता, यानी सामान्य आंखों से नहीं देखा जाता। नॉट सीन बाय नेक्ड आई, यानी समान आंखों से नहीं देखा जाता। क्यों? क्योंकि उसका कण जो इससे भी छोटा हो जाता है, 10⁻⁻9 मीटर, यानी 1 नैनोमीटर से भी छोटा हो जाता है वो घुलने के बाद, इसीलिए वो सामान्य आंखों से नहीं दिख सकता है। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं, स्मॉल साइज के पार्टिकल के कारण लाइट स्कैटरिंग नहीं होगा। सॉल्यूशन का ये सब गुण है। सॉल्यूशन में क्या होता है कि उसमें इतना अच्छा से वो घुल जाता है सोल्यूट कि उसमें जैसे हम टॉर्च उर्च जलाएंगे तो लाइट ई पार से ऊपर हो जाएगा। तो यानी लाइट का स्कैटरिंग जो होता है, यानी प्रकाश का फैलना, वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो इतना अच्छे से घुल जाता है कि वो एक तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाता है, पारदर्शी टाइप से हो जाता है। ठीक, तो उसमें प्रकाश जो इधर से उधर चला जाता है, ई पार से ऊपर हो जाता है। ठीक, अगला क्या है इसका गुण विलयन का, कि सोल्यूट को छानकर अलग नहीं किया जा सकता। जैसे आप देखिए शरबत बना लिया आप, और उसको आप अगर चाहिएगा कि छन्नी से छान लीजिएगा, चीनी अलग कर लीजिएगा, पानी अलग कर लीजिएगा, तो वो संभव नहीं है, नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये भी सॉल्यूशन का एक गुण है। अब बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के सांद्रता की बात करते हैं। कंसंट्रेशन मीन्स सांद्रण। ठीक है, सांद्रता बात करते हैं। तो ये क्या होता है एक बार हम समझते हैं कि जैसे हम सॉल्यूशन बनाए थे, सॉल्यूशन कैसे बनाए थे कि एक ये बर्तन ले लिए, ठीक, इसमें क्या पानी है और चीनी मिला दिए। तो मान के चलिए पानी, यहाँ 2 किलो हम पानी लिए, 2 kg पानी में 1 kg चीनी मिलाएं। ठीक, तो ये थोड़ा गाढ़ा होगा, और 2 किलो पानी में 2 kg चीनी मिला देंगे तो वो और गाढ़ा हो जाएगा। तो और गाढ़ा हो जाएगा तो वही सांद्रता है कि 2 किलो में पहले 1 किलो चीनी मिलाए तो थोड़ा कम मतलब गाढ़ा था, और अगर उसी में 2 किलो पानी में 2 किलो चीनी मिला दिए तो वो ज़्यादा गाढ़ा हो गया। तो वही जो गाढ़ापन होता है कम ज़्यादा, उसी को सांद्रता बोलते हैं। तो सांद्रता किस पे निर्भर किया? सोल्यूट पे, यानी सोल्यूट जो था विलय, यानी चीनी कितना मिलाए थे या फिर कोई भी ठोस पदार्थ जो इसमें मिलाए थे, सोल्यूट जिसको बोलते हैं, वो कितना मात्रा में मिलाए उसी पे डिपेंड करता है। तो वही देखते हैं, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, यानी विलयन में विलय की मात्रा कितना होगा उसी पे निर्भर करेगा कंसंट्रेशन। ठीक, उसी को सांद्रता बोलते हैं। तो इस आधार पे अब देखिए किसी किसी में क्या होता है, कम सोल्यूट मिला रहेगा तो उसका सांद्रता थोड़ा कम रहेगा, और जिसमें ज्यादा रहेगा उसका सांद्रता ज्यादा रहेगा। तो उस आधार पे दो तरह का सॉल्यूशन होता है। एक को क्या बोलते हैं? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन या फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसी को हिंदी बोलते हैं सांद्र या संतृप्त घोल, और दूसरा होता है डाइल्यूट या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसको हिंदी में बोलते हैं तनु या असंतृप्त घोल। ठीक, ये किस आधार पे हो गया? सोल्यूट के मात्रा के आधार पे। ठीक है, यानी सोल्यूट कितना मिला हुआ उसके आधार पे जब करेंगे तो सॉल्यूशन 2 प्रकार का होता है। एक क्या होता है? कंसंट्रेटेड या सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं सांद्र या संतृप्त घोल, और दूसरा होता है डाइल्यूट या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं तनु या असंतृप्त घोल। अब हम बारी बारी से दोनों को देखते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को और डाइल्यूट सॉल्यूशन को, जो यहाँ पे है। अब हम यहाँ देखते हैं कंसंट्रेटेड या सैचुरेटेड सॉल्यूशन को सबसे पहले। ठीक, इसमें क्या होता है कि एट एनी पार्टिकुलर टेम्परेचर, किसी एक खास टेम्परेचर पर, ए सॉल्यूशन दैट हैज डिजॉल्व एज मच एज सोल्यूट एज इट कैपेबल टू डिजॉल्विंग। इसका कहने का मतलब हुआ कि किसी एक खास टेम्परेचर पर एक सॉल्यूशन में जितना सोल्यूट घुल सकता है, यानी मैक्सिमम, जैसे अब देखिए 2 किलो पानी ले लिए तो उसमें मैक्सिमम कितना, आप 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो या 5 किलो तक आप उसमें सोल्यूट मिला सकते हैं, यानी चीनी मिला सकते हैं। अगर आप 2 किलो में 5 किलो आप चीनी मिला दिए तो हो सकता है कि अब उसके बाद उसमें नहीं मिल पाए, क्योंकि अब उसमें जगह ही नहीं बचा, या फिर वो इतना कंसंट्रेट हो गया कि अब वो बाहर से नहीं ले पाएगा। तो वो उसका सबसे रोस्ट कंडीशन हो गया कि एक मैक्सिमम टाइम के बाद वो अब सोल्यूट को अपने आप में नहीं घुलाएगा। तो उसी का बात करेंगे तो वो कंसंट्रेटेड या सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी वो संतृप्त हो चुका है। अब वो इतना संतृप्त हो चुका है, इसका नाम इसलिए संतृप्त भी रखा गया है। वो अब इतना संतृप्त यानी संतुष्ट हो चुका है वो विलयन, कि अब उसको बाहर से चाहिए ही नहीं सोल्यूट। तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक, इन अदर वर्ड्स, यानी दूसरे शब्द में हम ये भी बोल सकते हैं, व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन ए सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर, यानी अब उस तापमान पे, जो नॉर्मल तापमान था, उस पे अब उस सॉल्यूशन में कोई अलग से सोल्यूट डालेंगे तो नहीं घुलेगा। जैसे एक चीनी पानी का घोल लिए, उसमें ढेर सारा चीनी मिला दिए और घोल दिए, अब उसमें इतना चीनी घोल दिए हम कि मैक्सिमम हो गया, अब लेकिन बाहर से चीनी देंगे तो उसमें अब नहीं घोल पाएगा, तो वो मैक्सिमम घोल चुका है, तो उसी को बोलते हैं सैचुरेटेड। ठीक है, हाँ, लेकिन अब अगर इसमें हम अलग से टेम्परेचर देंगे तो हो सकता है वो खोल के थोड़ा और को घुला ले, लेकिन यहाँ उसी टेम्परेचर पर बात करता है, तो अब उसमें हम नहीं घोल पाएंगे, तो इसीलिए उसको संतृप्त भी बोलते हैं। ठीक है, ये सब आपको हम समझा चुके हैं। अब दूसरे पे बात आते हैं, डाइल्यूट या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका देखिए नाम ही है तनु या असंतृप्त, यानी ये असंतृप्त है। जहां वो संतृप्त हो चुका था
सेचुरेटेड हो चुका था, यहाँ ये अनसेचुरेटेड है और असंतृप्त है। इसका मतलब इसमें अभी और भी बाहर से आप घोल सकते हैं। इसको देखते हैं, इफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज लेस देन द सेचुरेशन लेवल, यानी क्या संतृप्त लेवल से थोड़ा कम ही है, यानी उसमें अभी और हम बाहर से सोल्यूट मिला सकते हैं, तो उसी को डाइल्यूट बोलते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेचुरेटेड सोल्यूशन क्या है और अनसेचुरेटेड सोल्यूशन क्या है। अब बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, यानी घोल की सांद्रता, जिसको विलियन बोलते हैं, यानी घोल की सांद्रता को। तो सांद्रता किस चीज पे निर्भर करता था? सोल्यूट की मात्रा पे, यानी अमाउंट ऑफ सोल्यूट, यानी विलय की मात्रा, जैसे कि पानी चीनी में बताए थे कि चीनी कितना रहेगा उसी पे सांद्रता निर्भर करेगा। उसी तरह क्या हुआ, तो वो सोल्यूट था, तो यानी अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे निर्भर करेगा क्या? सांद्रता। ठीक, अगर ज्यादा रहेगा सोल्यूट तो उसका सांद्रता ज्यादा होगा, और अगर कम होगा तो उसका सांद्रता कम होगा। तो सांद्रता, घोल की सांद्रता का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अमाउंट ऑफ सोल्यूट, यानी विलय की मात्रा बटा सोल्वेंट या सोल्यूशन की अमाउंट। जैसे यदि हम 2 लीटर पानी में आधा किलो चीनी मिला है, तो आधा किलो हो गया चीनी को ऊपर लिख देंगे और नीचे में 2 लीटर सोल्यूशन लिख देंगे। ठीक है, तो यही होता है। तो टोटल सोल्यूशन की मात्रा और ऊपर में सोल्यूट की मात्रा, इसी रेशियो को क्या बोलते हैं? सांद्रता बोलते हैं, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। अब यह 3 टाइप का होता है, ये मेनली 3 टाइप का होता है। पहला क्या होता है? मास बाय मास परसेंट, यानी द्रव्यमान द्रव्यमान। दूसरा क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन। और तीसरा क्या होता है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, आयतन आयतन प्रतिशत। ठीक है, इस तीनों को हम धीरे धीरे एक एक करके समझते हैं। पहला क्या होता है? मास बाय मास प्रतिशत। इसमें क्या होता है? सभी चीज को किस चीज में नापेंगे? मास में नापेंगे। जैसे समझते हैं कि मास ऑफ सोल्यूट बटा मास ऑफ सोल्यूशन गुना 100 कर देंगे। इसको एक बार और समझते हैं। मास ऑफ सोल्यूट का मतलब क्या होगा? जैसे कि सोल्यूट में हम लेते हैं चीनी, लेते हैं नमक, लेते हैं जो भी घुलने लायक चीज होता है। जैसे चीनी ये ले रहे हैं, तो आधा किलो चीनी लेंगे तो उसको आधा किलो में नापेंगे। अब मास ऑफ सोल्यूशन क्या लेंगे? जैसे कि द्रव्यमान में लेंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे 2 किलो बोल देंगे सोल्यूशन का मात्रा, तो ये भी किलो में, ये भी किलो में, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे बोलेंगे कि 1 किलो चीनी को 1 किलो पानी में घुलाएं, तो ऊपर में भी 1 किलो चीनी हो जाएगा, नीचे में भी 1 किलो पानी हो जाएगा। इसको 100 से गुना कर देंगे। अब दूसरा समझते हैं, मास बाय वॉल्यूम प्रतिशत। इसमें क्या होता है? एक चीज होता है द्रव्यमान में, एक होता है वॉल्यूम में, यानी आयतन में। देखते हैं कैसे। जैसे 1 किलो चीनी ले लिए और 2 लीटर पानी में ले लिए, तो अब वॉल्यूम आ गया ना, लीटर वॉल्यूम में आ गया। तो जैसे 1 किलो चीनी को 2 लीटर पानी में घोले तो ये वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, अब गुना 100 कर देंगे। इस सब का क्वेश्चन भी करा देंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब अगला समझते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम प्रतिशत। इसमें हर एक चीज वॉल्यूम में ही रहेगा। जैसे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट और बटा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। जैसे क्या बोल देंगे कि कोई चीज लेंगे लीटर में, जैसे अभी हम सोल्यूशन का क्या बता रहे थे कि एलॉय होता है, मिश्र धातु होता है, तो उसमें जैसे तांबा लेते हैं, वो लेते हैं, तो उसको पिघला के मिलाते हैं, पिघला के मिलाते हैं। तो अगर पिघलाएं तो वो लीटर में हो जाएगा, तो ऊपर में सोल्यूट भी पिघला हुआ है और सोल्यूशन भी वॉल्यूम में। इसमें भी गुना 100 कर देंगे, तो ये आयतन आयतन प्रतिशत निकल जाता है। अब यहाँ उनको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए, यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए सोल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट, 320 ग्राम ऑफ H2O, कैलकुलेट कंसंट्रेशन इन टर्म मास बाय मास परसेंट ऑफ द सोल्यूशन। ये क्वेश्चन का मतलब हुआ कि एक सोल्यूशन दिया हुआ जिसमें 40 ग्राम नमक मिलाना है, कॉमन साल्ट, जो कि 320 ग्राम जल में मिलाना है। ठीक, तो उसका कैलकुलेट यानी गणना करने का रहा सांद्रता किस टर्म में। यहाँ देखिए टर्म लिखा हुआ, क्वेश्चन में हमेशा लिखा रहेगा कि मास बाय मास है, कि मास बाय वॉल्यूम है, कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। तो यहाँ मास बाय मास पूछ रहा है परसेंटेज में। ठीक, जो कि अभी हम पीछे आपको पढ़ाए थे। तो ये मास बाय मास की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका फार्मूला, तो मास बाय मास का फार्मूला 1 मिनट आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर अभी हम तुरंत पढ़ाए थे कि मास बाय मास होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है और वॉल्यूम वॉल्यूम होता है। तो ये चीज दिखाए थे, तो इसी में से ये वाला फार्मूला भी लगाना है। ठीक, इस सवाल को हम यहाँ करके दिखाते हैं, बोर्ड पे करके दिखाते हैं आपको। ठीक, जैसे ये देखिए, ये सवाल में क्या कह रहा है कि ए सोल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट। तो यानी सोल्यूट का मात्रा कितना दे दिया है, यहाँ देखिए सोल्यूट कितना है, सोल्यूट है 40 ग्राम, और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मात्रा कितना 320 ग्राम यहाँ पे दिया गया है। देख लीजिए यहाँ पे 320 ग्राम ऑफ जल वाटर, तो यानी 320 ग्राम ले लिए जल। तो एक चीज बताइए, जब हम इसको 320 ग्राम में ये 40 ग्राम मिलाएंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 360 ग्राम का सोल्यूशन होना चाहिए। ये सोल्यूशन हो गया, यानी ये देखिए 360 ग्राम का टोटल सोल्यूशन हो गया।
ठीक। तो अब एक चीज़ बताइए कि इसमें सोल्यूट का मात्रा कितना है, तो सोल्यूट का मात्रा ऊपर में लिखते हैं और नीचे में टोटल सोल्यूशन लिखते हैं। तो सोल्यूशन कितना हो गया 360 ग्राम, अब गुना 100 कर देते थे। तो ये नहीं होता था फॉर्मूला कि सोल्यूट का अमाउंट बट टोटल सोल्यूशन और गुना 100। ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं, तो ये 0 0 खत्म, 4 9 36 यानी 100/9। ठीक है। तो 100/9 हो जाएगा, यही इसका परसेंटेज हो जाएगा कैलकुलेट। ठीक। तो यहाँ से आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा कि कैसे बनेगा। सोल्यूट के अमाउंट को टोटल को ऊपर लिखेंगे, टोटल सोल्यूशन जितना होगा तो सोल्यूशन में क्या हो जाएगा 320 ग्राम पानी हो जाएगा और 40 ग्राम वो साल्ट जो मिला है वो हो गया। तो टोटल कितना हो जाएगा 360 ग्राम, तो नीचे हो गया गुना 100। फार्मूला ये होता था क्या कि मास ऑफ सोल्यूट बटे टोटल सोल्यूशन गुना 100। तो ये फॉर्मूला ये, तो ये 100/9 हो गया। इसको फिर कट करेंगे तो लगभग 11 पॉइंट कुछ हो जाएगा। ठीक है। तो यही चीज़ है। अब आगे समझते हैं। अब देखते हैं सस्पेंशन, निलंबन क्या होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आया और डायरेक्ट क्वेश्चन आया, हम दिखा देते हैं एक बार। ये देखिए आयन क्वेश्चन, सस्पेंशन, पिस्मांगी मिश्रण। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आया। अभी हम इस यहाँ पे देख लेंगे अच्छे से, यहाँ पे अभी हम सस्पेंशन अच्छे से देख लेंगे ताकि क्वेश्चन और आगे नहीं छूटे मेरा। ठीक। नॉन होमोजेनियस सिस्टम इन विच सॉलिड्स आर डिस्पर्सल इन लिक्विड्स। अब इसको थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं हम। ठीक है। ये क्या होता है, बिस्मांगी घोल होता है। ठीक। जिसमें ठोस द्रव में परिक्षेपित होता है। ये कहना क्या चाह रहा है कि ये बिस्मांगी घोल होता है। बिस्मांगी घोल क्या बताए थे, जो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन का होता है। यानी इस सॉल्यूशन में से अगर हम कहीं 1 चम्मच निकालेंगे तो कहीं से 1 चम्मच निकालेंगे तो उसका अलग कंपोजिशन होगा, कहीं और से 1 चम्मच निकालेंगे तो उसका अलग कंपोजिशन होगा। ठीक। तो अलग अलग जगह का अलग अलग कंपोजिशन होगा। तो यही चीज़ होता है सस्पेंशन, यानी जिसमें ठोस जो होता है वो द्रव में परिक्षेपित। जैसे आप एक चीज़ बताइए, 1 गिलास पानी ले लिए, उसमें 2-3 चम्मच मिट्टी मिला दिए, तो जब तक उसको घोलते रहेंगे तब तक वो मिला हुआ फील होगा, लेकिन जब उसको छोड़ देंगे तो वो नीचे बैठ जाएगा। तो वही हुआ निलंबन, यानी अच्छे से नहीं मिलता है, वो बिस्मांगी होता है। ठीक। हेट्रोजेनस होता है। तो ये समझ में आ गया। अब इसका थोड़ा वो देखते हैं कि सस्पेंशन का गुण सब क्या होता है। यहाँ पे गुण सब, ठीक, यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ, सस्पेंशन इज ए हेट्रोजेनस मिक्सचर इन विच द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट इन मीडियम। यानी जो है ये डिजॉल्व नहीं होता, डू नॉट डिजॉल्व, लेकिन रिमेन सस्पेंडेड, यानी घुला हुआ जैसा दिखे। जब तक उसको मिलाते रहेंगे तो वो सस्पेंडेड रहेगा। ठीक है। मिलता रहेगा, बाद में छोड़ेंगे तो नीचे बैठ जाएगा। पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल टू नेक्ड आई। अब उसमें क्या होता है, वो समान आंखों से भी दिखता है। सस्पेंशन का जो पार्टिकल होता है जो मिला, जैसे कि पानी में मिट्टी मिला दिए तो वो आंख से भी दिखता है कि हाँ इसमें मिट्टी मिला हुआ। ठीक। अब इसका गुण उन देखते हैं थोड़ा सा। प्रॉपर्टीज ऑफ ए सस्पेंशन, ये सब क्या है, प्रॉपर्टीज है। ठीक है। ये सब क्या है, प्रॉपर्टीज है। तो इस प्रॉपर्टीज को देखते हैं। ये कैसा होता है, हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। समझ गए हैं कि कैसा होता है। पार्टिकल्स कैन सीन बाय नेक्ड आई। इसका जो पार्टिकल्स होता है, यानी सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स मिला रहता है वो हमको समान आंखों से भी दिखता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, अब देखिए वो समान आंखों से दिख रहा है तो उसमें हम अगर टॉर्च जलाएंगे तो इसमें जो छोटा छोटा पार्टिकल होता है वो लाइट को क्या करेगा, बिखेर देगा, तो वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट कर सकता है। ठीक। जबकि सॉल्यूशन में ये नहीं होता था। क्यों, क्योंकि उसमें अच्छे से घुल जाता था और दिखाई नहीं पड़ता था। यहाँ दिखाई दे रहा समान आंखों से, तो इसका मतलब प्रकाश को भी वो रिफ्लेक्ट करेगा, तो उसी को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। फिर क्या करेगा, सोल्यूट सेटल डाउन व्हेन सस्पेंशन अनडिस्टर्ब। जब उस विलियन को हम डिस्टर्ब करना छोड़ देंगे, जैसे पानी में मिट्टी को मिला दिया, घुला रहे हैं जब तक तब तक घुल रहा है, लेकिन उसको अगर हम अस्थिर छोड़ देंगे, धीरे मतलब छोड़ देंगे, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो डाउन सेटल हो जाएगा, यानी नीचे बैठ जाएगा। सेटल डाउन यानी उसका पार्टिकल क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। उसी को बोलते हैं कि बैठ जाना, और वो निलंबन यही चीज होता है। तो निलंबन का अब आपको गुण भी दिख गया और उसका पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन में क्या सब होता है उसका कैरेक्टर भी पता चल गया। ठीक। अब आगे बात करते हैं सोलेबिलिटी का। तो घुलनशीलता, ये क्या होता है कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सेचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी संतृप्त घोल में विलय की मात्रा। तो संतृप्त घोल में विलय की मात्रा, हम संतृप्त घोल की बात क्यों करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम सोल्यूट तो उसी में घोल सकते हैं। जैसे 1 लीटर पानी ले ली तो अब उसमें मैक्सिमम कितना घोल सकते हैं, वही ना उसका सोलेबिलिटी होगा। अब जैसे इसीलिए हम हमेशा संतृप्त घोल का बात करते हैं। और संतृप्त घोल का बात इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि असंतृप्त रहेगा तो उसमें तो और बाहर से घोल सकते हैं, तो उसका मैक्सिमम पावर का पता नहीं चलेगा। मैक्सिमम पावर पता करने के लिए हमको संतृप्त घोल चाहिए। संतृप्त घोल में ही मैक्सिमम सोल्यूट घुला रहता है, तब ना पता चलेगा कि 1 लीटर पानी में 5 किलो चीनी घुलेगा मैक्सिमम, कि 2 किलो घुलेगा।
तो संतृप्त घोल इसीलिए लेते हैं क्योंकि संतृप्त घोल से ही ये पता चलता है कि एक, मान के चलिए एक एग्जांपल देते हैं कि 1 लीटर पानी है तो उसमें हम आपको बोलेंगे कि 3 किलो चीनी घोल सकते हैं कि 5 किलो, तो आप घोल के देखिएगा 3 किलो, उसके बाद भी अगर जगह बचेगा तो पता चलेगा कि और भी 2 किलो हम घोल सकते हैं। लेकिन अगर हम 5 किलो घोल दें, लेकिन पता चल जाएगा कि अब ये सेचुरेटेड हो गया, अब इसमें तो वहाँ से पता चलेगा कि अगर हम 5 किलो चीनी घोल दिए तो अब एक्स्ट्रा नहीं घोल पाएंगे, तो वो संतृप्त हो गया। तब हमको मैक्सिमम पता चला कि यहाँ 5 किलो इसका मैक्सिमम है सोल्यूट को घुलाने का कैपेसिटी। तो इसीलिए घुलनशीलता जब भी चेक करते हैं तो संतृप्त घोल का करते हैं, यानी सेचुरेटेड सॉल्यूशन का। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम बात करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन का, कोलाइडल विलयन का बात। ठीक, इसमें क्या होता है समझते हैं। पार्टिकल आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट सोल्यूशन। इसमें क्या होता है, कोलाइड का कण जो होता है, यानी कोलाइड विलयन का जब बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, कण जो है विलयन में समान रूप से फैले होते हैं, यानी हर एक जगह समान रूप से फैला होता है। ठीक, अब इसको और थोड़ा अच्छे से समझते हैं। स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल एज कम्पेयर टू सस्पेंशन सो फील लाइक होमोजीनियस बट इन एक्चुअल। अब देखिए एक चीज समझते हैं कि यहाँ क्या बोला, ये एक ऐसा विलयन है जिसमें कण समान रूप से फैला होता है, तो हम इसको सोल्यूशन भी बोल सकते हैं जिसमें क्या था, समान रूप से फैला हुआ था। लेकिन इसको हम घोल इसलिए नहीं बोलेंगे, इसको हम कोलाइड घोल इसलिए बोलते हैं, यानी कोलाइड घोल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, कण जो होता है विलयन में समान रूप से फैला रहता है। लेकिन समान रूप से फैला हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि इसको हम विलयन बोल देंगे, जिस टाइप से पहले बोलते थे, घोल बोल देते थे, सॉल्यूशन बोल देते थे, वो नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें समान रूप से तो फैला रहता है। लेकिन इसका पार्टिकल जो होता है सस्पेंशन से थोड़ा छोटा होता है। जैसे अगर बड़ा बड़ा कण दिखता, आंखों से, नॉर्मल आंखों से दिखता तो उसको सस्पेंशन बोल देते। लेकिन ये क्या होता है, ये नॉर्मल आंखों से नहीं दिखता है, नॉर्मल आंखों से नहीं दिखता है, लेकिन यह लाइट को स्कैटर्ड करता है, यानी जब हम टॉर्च जलाएंगे इसके पीछे तो उसको वो थोड़ा बहुत तितर बितर कर देगा, यानी फैलाएगा रोशनी को। तो जब रोशनी को फैला रहा तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है। और अगर नग्न आंखों से नहीं दिखाई दे रहा तो ये सस्पेंशन नहीं है। ठीक, तो समझ में आ गया, सस्पेंशन होता है ये, इसको सबसे अलग रखा गया क्योंकि सस्पेंशन होता तो इसमें आंखों से दिखता जो कि नहीं दिख रहा। ये देखिए, कांट सीन बाय नेक्ड आई, यानी इसका पार्टिकल समान आंखों से नहीं दिख रहा, तो सस्पेंशन तो हुआ नहीं। और ये लाइट को स्कैटर्ड कर दे रहा है, यानी प्रकाश जब इसे जलाएंगे तो फैला देगा, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन भी नहीं हुआ, तो इसीलिए इसको अलग रखा गया कोलाइडल विलयन। यानी इसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत पता चलता है, यानी ये गाढ़ा जैसा होता है जो लाइट को स्कैटर्ड करता है, लेकिन समान आंखों से इसका पार्टिकल नहीं दिखता है। और अगर समान आंखों से नहीं दिखता तो इसीलिए ये लगता क्या कि होमोजेनियस है, लेकिन ये एक्चुअल में क्या होता है, हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। तो कोलाइड एक अलग ही चीज हो गया। ठीक है, अब थोड़ा प्रॉपर्टीज देखते हैं कोलाइड का, यानी कोलाइड का गुण देखते हैं। ये क्या होता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है, समझा दिए। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट को स्कैटरिंग करता है यानी फैलाता है, ये भी बता दिए। डू नॉट सेटल डाउन, ये हाँ एक चीज और इसमें क्या होता है, ये सेटल नहीं होता है। सस्पेंशन में क्या था कि जब मिला के छोड़ते थे तो नीचे बैठ जाता था, ये मिले के बैठेगा नहीं, नीचे नहीं बैठेगा, आराम से इसको छोड़ भी देंगे तो भी ये मिला हुआ ही रहेगा। सस्पेंशन को क्या था, छान लेते थे, छान सकते थे, और सॉल्यूशन को तो बिल्कुल नहीं छान सकते थे। इसको क्या करते हैं, नॉर्मली नहीं सेपरेट कर सकते, फिल्टर उल्टर करके नहीं छान सकते, लेकिन स्पेशल मेथड से इसको हम अलग कर सकते हैं, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया, अपकेंद्रण, यानी जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन करके यानी अपकेंद्रण करके इसको हम छान सकते हैं और इसका पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, यानी कोलाइडल घोल के घटक, यानी इसका कंपोनेंट क्या सब होता है। इसका दो कंपोनेंट होता है, एक होता है डिस्पर्स्ड फेज जिसको प्रावस्था कहते हैं, और एक होता है डिस्पर्सन मीडियम जिसको परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। ठीक, देखिए इसमें क्या होता है, डिस्पर्स फेज जो होता है ये एक तरह से सोल्यूट होता है। जब भी हम डिस्पर्स फेज का बात करेंगे तो वो सोल्यूट के रूप में हम उसको कंसीडर करेंगे, और जैसे डिस्पर्सन मीडियम का बात करेंगे तो इसको, इसमें तीनों चीज आ जाता है, जैसे सॉलिड भी कुछ आएगा, लिक्विड भी आएगा, गैस भी आएगा, इसको एक तरह से हम सॉल्वेंट का भी रूप देंगे, जैसे क्योंकि सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर ही सोल्यूशन बनता था। तो इसमें क्या होगा, तो एक तो चीज सोल्यूट हो जाएगा जो कि ठोस होगा ही, दूसरा क्या है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है, या तो वो सॉलिड हो सकता है, या तो वो लिक्विड हो सकता है, वो गैस हो सकता है। यानी हम सोल्यूट को या तो सॉलिड में मिला देंगे तो भी कोलाइडल विलयन बनेगा, लिक्विड में मिला देंगे तो भी, और गैस में मिला देंगे तो भी। अब इसको हम थोड़ा एग्जांपल से समझेंगे ना आगे तो और अच्छे से समझेंगे। तो अभी आगे हम इसको एक बार अच्छे से समझते हैं, तब आपको वहाँ क्लियर हो जाएगा कि हम यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए अब थोड़ा कोलाइडल के बारे में समझते हैं और अच्छे से। कोलाइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड मीडियम, जिसमें कि सॉलिड आ जाएगा, लिक्विड आ जाएगा, गैस आ जाएगा, एंड डिस्पर्स्ड फेज। हाँ देखिए समझना चाहते हैं कि यहाँ कहना क्या चाह रहा है।
कोलाइड को परिक्षेपण माध्यम, अब देखिए परिक्षेपण माध्यम हम बता दिए थे कि एक मीडियम होता है यानी डिस्पर्स मीडियम होता है और एक फेज होता है जिसमें फेज में क्या बोले, डिस्पर्स फेज में क्या बोले थे, सॉलिड होगा, और डिस्पर्स मीडियम बता दिए थे जिसमें सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा समझते हैं कि कोलाइड को क्या करते हैं, परिक्षेपण माध्यम, जैसे कोलाइड ले लिए कुछ, ठीक, इसमें क्या होता है, जैसे ठोस हो जाएगा, द्रव हो जाएगा, गैस हो जाएगा, उसकी अवस्था और परिक्षेप प्रस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, यानी इसको डिवाइड किया जाता है। अब यहाँ थोड़ा समझ में आएगा, अभी इस चीज को भी आप भूल जाइए, यहाँ समझिए, देखिए क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड का बात करते हैं। कोलाइड का उदाहरण क्या होता है, जैसे देखिए कुछ हम सॉलिड ले लिए, तो ये क्या था, डिस्पर्स फेज था, ये डिस्पर्स फेज हो गया, और ये क्या होता है, डिस्पर्स मीडियम होता है, यानी इस चीज, ये सॉलिड हो गया, सॉलिड में कुछ ले लेंगे, लिक्विड में कुछ ले लेंगे और गैस में कुछ ले लेंगे। जैसे हम एक कुछ सॉलिड लिए, उस सॉलिड को हम सॉलिड में मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक टाइप बनेगा, उसमें सॉलिड सोल बोलते हैं, ठीक, वो भी मिश्रण में बनेगा। और सॉलिड को हम किसी लिक्विड में मिलाएंगे तो वो भी बनेगा, तो वो क्या बनेगा, सॉल्यूशन। फिर क्या होगा, सॉलिड को अगर हम गैस में मिला देंगे तो वो एरोसोल बनेगा, ठीक। अब देखिए एग्जांपल देखते हैं, सॉलिड में सॉलिड क्या मिलता है, तो सॉलिड में सॉलिड मिलता है तो क्या बनेगा, सॉलिड सोल बनेगा, जो कि क्या, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कि कलर जेमस्टोन, जैसे रंगीन रत्न पत्थर होता है, तो वो किस चीज का मिश्रण है, रंगीन रत्न पत्थर किस चीज का मिक्सचर है, तो वो है सॉलिड में सॉलिड मिल के बनता है ये, ठीक है। जैसे अब देखिए मिल्की ग्लास यानी दूधिया कांच, ये भी किस चीज का मिक्सचर है, दो सॉलिड का मिक्सचर है, ठीक है, तो ये कोलाइड होता है। अब जैसे देखते हैं लिक्विड को, देखते हैं लिक्विड को भी सॉलिड में मिला सकते हैं, लिक्विड को लिक्विड में भी मिला सकते हैं और लिक्विड को गैस में भी मिला सकते हैं। तो लिक्विड को अगर सॉलिड में मिलाएंगे तो एक जेल बनेगा। देखिए लिक्विड को किस चीज में मिलाए, सॉलिड में मिलाएंगे तो जेल बनेगा। जैसे एग्जाम्पल क्या होता है, जेली, चीजी यानी पनीर। पनीर क्या होता है, लिक्विड में सॉलिड मिला होता है कि नहीं। जैसे दूध को फाड़ते हैं तो दूध में क्या हो गया, कुछ लिक्विड होता है और कुछ सॉलिड होता है, तो यानी लिक्विड में सॉलिड मिला हुआ है। जैसे बटर, तो वो भी लिक्विड में सॉलिड मिला हुआ, दूध में क्या होता है, पानी होता है और मक्खन रहता है मिला हुआ दोनों, तो लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर है, तो क्या बनता है, जेल बनता है, ठीक है। अब जैसे देखिए लिक्विड में लिक्विड बनाते हैं तो क्या बनता है, इमल्सन। अब जैसे देखिए लिक्विड में गैस मिलाएंगे, तो लिक्विड में गैस मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एरोसोल। जैसे कि फॉग, कोहरा, तो कोहरा क्या है, लिक्विड में गैस है कि नहीं। लिक्विड पानी जैसा रहता है और उसमें जैसे कि पानी वाष्प बनता है और उसमें गैस मिल जाता है तो कोहरा बनता है। जैसे बादल भी देखते हैं लिक्विड में वो मिला रहता है। अब आगे देखिए गैस में हम गैस को नहीं मिला सकते हैं, गैस में दो ही चीज होता है, तो गैस में गैस मिलता है तो गैस ही होता है, ठीक। लेकिन गैस में सॉलिड मिलेगा तो क्या बनेगा, फॉर्म बनेगा, और गैस में लिक्विड मिलेगा तो भी फॉर्म भी ही बनेगा। तो गैस में सॉलिड बना के फॉर्म बनता है, जिसका एग्जाम्पल है फॉर्म, रबर, स्पंज, प्रिम्सी, ठीक। यानी जहां वहां पत्थर देखते हैं उसमें छेदा रहता है, काला जैसा रहता है, तो वो क्या है, गैस में सॉलिड का मिक्सचर। फिर गैस में अगर लिक्विड मिलाएंगे तो भी फॉर्म बनेगा, जैसे शेविंग क्रीम, दाढ़ी बनाने वाला क्रीम होता है, तो वो भी गैस में लिक्विड का है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा और बार बार देखिएगा, तब ये समझ में आ जाएगा कि किस में किसका मिक्सचर करके कौन सा टाइप बनता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर कंपोनेंट, यानी मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। ये क्या था, ओनली पुराने एनसीईआरटी में है, ये पहले वाले एनसीईआरटी में इसका दिया हुआ था कि मिश्रण, जैसे मिक्सचर में ढेर सारा घटक कंपोनेंट्स मिला हुआ था तो उसको अलग कैसे कैसे कर सकते हैं, तो ये अब हटा दिया गया। फिर भी एक बार हम समझ लेते हैं क्या है, साधारण भौतिक क्रिया, यानी जैसे कि हाथ से चुनकर, छन्नी से छानकर, तो ये सब साधारण भौतिक क्रिया हो गया, ठीक है। तो हेट्रोजेनस मिक्सचर को हम ऐसे भी चुन के, जैसे कि चावल में हम पत्थर उत्थर को छांटते हैं, तो वो भी एक साधारण प्रक्रिया हुआ पृथक्करण का, छांटने का, ठीक। उसके बाद होता है स्पेशल टेक्निक। स्पेशल टेक्निक क्या हो, जैसे वाष्पीकरण, जैसे चीनी, नमक, पानी, सब का घोल को हम वाष्पीकरण करके इवोपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन, अपकेंद्रण विधि, सेपरेटिंग फनल यानी पृथककारी कीप, जैसे कि सब्लिमेशन, कपूर, नमक को जैसे अलग करते हैं, तो ये सब एक सब्लिमेशन मेथड हो गया। ये सब पृथक्करण करने का एक तरीका होता है। क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, ये सब चीज करके हम उसको पृथक्करण, मतलब क्या हुआ, अलग अलग करते हैं। जैसे एक मिक्सचर में ढेर सारा कंपोनेंट मिला रहता है तो सबको अलग करने का ये एक तरीका होता है, जो कि पुराना एनसीईआरटी में दिया हुआ था, अब नहीं दिया हुआ, ठीक। अब बात होता है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ये देखते हैं, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस होता क्या सब। जैसे कलर हो गया, हार्डनेस हो गया, रिजिडिटी हो गया, फ्लूइडिटी हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, यानी जिसको हम नॉर्मल आंखों से देख सकते हैं तो उसको भौतिक परिवर्तन बोलते हैं, या फिर उसको भौतिक कैरेक्टर बोलते हैं। और जो चेंजिंग द सब्सटेंस केमिकल कंपोजिशन, जो कि केमिकल का
कंपोजिशन चेंज कर देगा। जैसे कि जैसे ये कलम है, इसको हम जलाएंगे तो इसका जल के दूसरे रूप में बना देगा, तो ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। ठीक, जैसे कि फ्लेमेबिलिटी, रिएक्टिविटी। फ्लेमेबिलिटी मतलब क्या, ज्वलनशीलता, और रिएक्टिविटी मतलब क्या, अभिक्रियाशीलता। ज्वलनशीलता का मतलब क्या, हम पिछले चैप्टर में भी एक बार जिक्र किए थे। ज्वलनशीलता हर एक चीज का अलग अलग होता है, जैसे कि केरोसिन का और पेट्रोल का जिक्र किए थे। तो केरोसिन का कम था फ्लेमेबिलिटी मतलब ज्वलनशीलता पेट्रोल की अपेक्षा। तो ये सब किस में आ जाता है, केमिकल चेंजिंग में आ जाता है। ठीक, तो अब आगे समझते हैं कि शुद्ध पदार्थों का प्रकार, टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो शुद्ध पदार्थ का दो प्रकार होता है, एक होता है तत्व और एक होता है यौगिक। एक किस आधार पर होता है, तो रासायनिक संरचना के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। अगर हम किसी भी पदार्थ का केमिकल कंपोजिशन देखेंगे तो उसके आधार पर दो तरह का होता है, एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। तो एलिमेंट के बारे में कुछ समझते हैं, फिर कंपाउंड समझेंगे। तो देखिए, एलिमेंट शब्द का जो नाम दिया था, ये टर्म मतलब ये शब्द जो दिया था एलिमेंट, उसका सबसे पहले दिया था रॉबर्ट बॉयल्स, जो कि 1661 में। और एलिमेंट ऐसा चीज़ है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, यानी कांट बी ब्रोकन, इसको और इससे छोटा नहीं किया जा सकता है। ये कौन कहा था, तो लेवेजियर कहा था। ठीक, लेवेजियर क्या कहा था कि एलिमेंट को उससे ज़्यादा आप नहीं तोड़ सकते। ठीक, अब एलिमेंट के बारे में कुछ चीज़ समझते हैं कि अभी तक में कितना एलिमेंट को खोजा जा चुका है, 100 से प्लस। ठीक है, अभी तक में 100 से प्लस एलिमेंट खोजा जा चुका है, जिसमें से कि 92 जो है नेचुरली है, यानी प्रकृति रूप से 92 वो है, बाकी सभी मैन मेड है। ठीक है, मैक्सिमम एलिमेंट जो होता है वो सॉलिड होता है। ठीक है, मैक्सिमम एलिमेंट कैसा होता है, सॉलिड होता है। इसमें से 11 को गैस अवस्था में पाया जाता है एट रूम टेम्परेचर, जिसमें से एलिमेंट जो 100 से ज़्यादा बताया है उसमें से 11 को जो है वो गैस फॉर्म में पाया जाता है, कब, रूम टेम्परेचर पे। ठीक, यानी जैसे 25 डिग्री सेल्सियस पे लगभग गैस रूप में पाया जाता है। और 2 को ऐसा है जो लिक्विड में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे, कौन सब, तो मरकरी और ब्रोमीन। ठीक है, मरकरी और ब्रोमीन। अब देखिए, गैलियम और सीजियम, ये दोनों क्या होता है, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, कब, जब टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, यानी जैसे रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस, और इससे जब ज़्यादा होता है तो ये गैलियम और सीजियम क्या हो जाता है, ये लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। ठीक, और अगर रूम टेम्परेचर से नीचे रहता है तो ये ठोस अवस्था में होता है। क्लियर, अब थोड़ा और समझते हैं एलिमेंट के बारे में। अब एलिमेंट के बारे में समझते हैं। तो एलिमेंट को 3 तरह से बांटा गया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स। ठीक, मेटल यानी धातु, नॉन मेटल मतलब अधातु, और मेटलाइट मीन्स उपधातु, यानी एलिमेंट को 3 भाग में बांटा गया। ठीक, अब देखिए, मेटल में क्या होता है, एक मरकरी होता है, यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं। मरकरी जो है ये मेटल, लेकिन ये सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं धातु का गुण क्या सा होता है, यानी मेटल का, ये क्या होता है, कंडक्टर होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का ये चालक होता है। ठीक, यानी इलेक्ट्रिक करंट को ये गमन कराएगा इधर से उधर। उसके बाद क्या होता है, लस्टर होता है, यानी साइन, ये चमकता है। ठीक, इसका रंग कैसा होता है, सिल्वर ग्रे कलर और गोल्डन येलो। ये सब अभी हम आपको धातु का गुण बता रहे हैं। ये कैसा होता है, डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है कि तार बन सकता है इससे, यानी इसको पीट पाट के तार बनाया जा सकता है। फिर क्या होता है, इसको पतला चादर बनाया जा सकता है, जिसको क्या बोलते हैं, मेलिएबल, यानी इसको पतला चादर के रूप में पीट के बना सकते हैं। फिर क्या होता है, सोनरस होता है, यानी साउंड ऑन हीटिंग, यानी जब इसको धातु को हम पीटते हैं तो साउंड रिलीज होता है। ठीक है, तो ये सब गुण हो गया धातु का। इसका एग्जांपल क्या सब हो गया, एयू यानी गोल्ड, एजी मतलब सिल्वर यानी सोना चांदी, कॉपर लोहा, ये सब क्या है, धातु का है। ठीक है, अब अधातु देखते हैं, अधातु क्या सब होता है। अधातु में क्या होता है, वैरायटी ऑफ कलर, जैसे इसमें कलर क्या था, सिल्वर ग्रे था धातु का, और या फिर गोल्डन येलो। लेकिन अधातु क्या होता है, बहुत सारे कलर का होता है। ठीक है, और यह नॉन कंडक्टर होता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित नहीं कराएगा, यानी विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं कराएगा। इसका एग्जाम्पल क्या सब है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ईटीसी, ये सब क्या होता है, नॉन मेटल होता है, यानी अधातु होता है। अब मेटलाइट देखते हैं, उपधातु, ये क्या होता है, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ये क्या होता है, ये बीच वाला गुण रखता है, यानी मेटल का भी कुछ गुण रखता है और नॉन मेटल का भी गुण रखता है, इसी को उपधातु बोलते हैं। इसमें कौन सा आएगा, जैसे बोरोन आ जाएगा, सिलिकॉन आ जाएगा, जर्मेनियम आ जाएगा, ये सब किस में आ जाएगा, मेटलाइट्स में। अब बात करते हैं कंपाउंड के बारे में, एलिमेंट हो गया, अब कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। ये क्या होता है, 2 या 2 से अधिक तत्व का निश्चित अनुपात होता है। ये ध्यान देने वाली बात है कि ये निश्चित अनुपात होगा, इसी से यौगिक बनता है। 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन ए फिक्स रेशियो, यानी 2 या 2 से अधिक तत्व का निश्चित अनुपात जो होगा वही यौगिक बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे कि ये पीछे हम समझाए थे कि जैसे H2O था, तो कैसे H2O में वाटर मोलिक्यूल्स जो था उसमें H2O था, तो H 2 रहता था और ऑक्सीजन 1 रहता था, तो वो फिक्स रेशियो था। कभी भी जल होगा तो उसमें हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 होगा, उसी रेशियो में रहेगा, तो उसी को बोलते हैं फिक्स रेशियो। ठीक, अब समझते हैं कि मिक्सचर क्या होता है।
मिक्सचर क्या होता है, एलिमेंट्स या कंपाउंड जस्ट मिक्स। जैसे देखिए मिक्सचर क्या होता है, तो जैसे चावल ले लिए उसमें पत्थर ढेर सारा मिला दिए तो वो मिक्सचर हो गया। लेकिन आप एक चीज़ बताइए, उसमें दिख रहा है कि नहीं, चावल अलग है पत्थर अलग है, वो दिखेगा। तो वही बोल रहा है कि सभी एलिमेंट्स का कंपोजिशन दिखेगा कि क्या कितना है, सभी एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज दिखेगा, प्रॉपर्टीज भी दिखेगा सबका, वो कभी मिलेगा नहीं, ठीक है। तो वो इतना मिक्स नहीं हो जाएगा कि वो यौगिक बन जाए। लेकिन यौगिक बनने के लिए क्या था, निश्चित अनुपात होना और वह अपना रूप बदल लेता है। जैसे हाइड्रोजन अलग होता है और ऑक्सीजन अलग होता है, लेकिन जब दोनों को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, जल बनता है। तो हो गया ना, हाइड्रोजन का भी गुण नहीं रहा उसमें और ऑक्सीजन का भी नहीं, सीधा वो जल बन गया। लेकिन इसमें क्या होता है, जब दो को मिलाते हैं कंपाउंड या एलिमेंट को, तो दोनों का गुण दिखता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं दोनों, सभी एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज होगा। जितना एलिमेंट्स को मिला के मिक्सचर बनाएंगे सभी का उसमें प्रॉपर्टीज दिखेगा, ठीक है। जैसे कि मिक्सचर लेते हैं हम, दाल मूट लेते हैं, दाल मूट में क्या सब रहता है, कुछ चना का दाल रहता है, कुछ उसमें बादाम रहता है, पीनट्स रहता है, फिर नमक रहता है। तो उसको जब हम खाते हैं तो सबका टेस्ट पता चलता है कि अभी पीनट्स खाएं मुंह में चला गया या फिर अभी दाल गया, तो वो अलग अलग होता है। तो उसी को मिक्सचर बोलते हैं, ठीक। इजीली सेपरेटेड, और इसको क्या किया जाता है, इजीली सेपरेटेड किया जा सकता है। जैसे आपको दाल मूट दे दिए, ठीक, वो भी एक तरह का मिक्सचर ही है, ठीक। दाल मूट दे दिए, उसमें से आपको बोलेंगे अलग अलग करने, तो आप बादाम अलग कर लीजिएगा, दाल अलग कर लीजिएगा, नमक जैसा जो झिलिया रहता है वो अलग कर लीजिएगा, तो उसको आप इजीली सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन यौगिक में क्या होता था, कंपाउंड में आप अलग नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो केमिकली रूप से कंबाइंड हो जाता है। अब देखते हैं कि कंपाउंड क्या होता है। ये क्या होता है, फॉर्म बाय रिएक्शंस। कंपाउंड कैसे बनता है, यौगिक, यही यौगिक का बात कर रहे हैं। तो ये कैसे बनता है, रिएक्शन से बनता है और इसमें न्यू सब्सटेंस बन जाता है। जैसे हम दिखाए ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दिए तो एक नया पदार्थ बन गया जो कि जल बन गया, ठीक, जो कि बिल्कुल अलग था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से अलग था। तो वही डिफरेंट प्रोडक्ट बना, समझ गए। सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। सही बात है, इसको नॉर्मल तरीका से आप अलग भी नहीं कर सकते हैं। तो सही बात है, इसको आप नॉर्मल तरीका से अलग भी नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो यही चीज़ होता है। तो कंपाउंड समझ गए। आप समझते हैं कि ये जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, अब इसको एक बार देख लेते हैं। मेटर्स पढ़ चुके हैं, ठीक। मेटर्स में दो, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में कौन सा, एलिमेंट पढ़े, कंपाउंड पढ़े। एलिमेंट में क्या था, कांट ब्रोकेन, यानी एलिमेंट को हम और नहीं तोड़ सकते थे। ये कौन बोला था, लेबोजियर बोला था यहाँ पे। फिर कंपाउंड क्या होता है, हैव फिक्स कंपोजिशन। कंपाउंड के पास क्या था, फिक्स कंपोजिशन था, जो यहाँ भी पढ़े और यहाँ भी पढ़े, ठीक है। फिर क्या था, मिक्सचर में दो था, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस मिक्सचर हम पीछे पढ़ चुके थे, जिसमें क्या था, यूनिफॉर्म कंपोजिशन था। जैसे कि चीनी और पानी को मिलाएंगे तो मिला के घोल बन जाएगा और उस घोल में का पूरे का कंपोजिशन एक समान होगा। और हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या था, तो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन था, यानी जैसे बालू और साल्ट, यानी बालू और नमक को मिलाएंगे तो कहीं से निकालेंगे एक चम्मच तो कहीं ज़्यादा नमक मिल जाएगा, तो कहीं बालू ज़्यादा मिल जाएगा, तो ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन शो करेगा। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया पूरा, तो ये दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।